गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राजकीय किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंतर्गत हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम नियोजन यानी कि प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर ये हमारा 4th वीडियो है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नियोजन के घटक या तत्व यानी कि कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो अच्छा नियोजन होता है उसके क्रियान्वयन में कौन कौन से घटक या तत्व सक्रिय भूमिका निभाते हैं उनके ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट है इसमें यानी कि जो नियोजन का जो सबसे पहला घटक है वो है उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जिनकी प्राप्ति के लिए न केवल नियोजन किया जाता है बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रयासों को भी उसी दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये वे लक्ष्य या ध्येय हैं जिनकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के साधन एवं उसके सदस्यों के प्रयास लगाए जाते हैं। इसी कारण स्थायी योजना के रूप में इसे समझा जा सकता है। एक अच्छे कोई भी अगर हम उद्देश्य बना के चलते हैं तो अच्छे उद्देश्य बनाकर रखने में या उनको फॉलो करने में हमें बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कि संस्था के अस्तित्व के औचित्य का ज्ञान करवाते हैं, ये नियोजन एवं निर्णयन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, ये प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं, ये कार्य के प्रमाप निर्धारित करते हैं, ये प्रशासनिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। इनसे अनुउत्पादक कार्यों पर भी रोक लगाई जा सकती है। नियोजन का जो दूसरा घटक है वो है व्यू रचनाएं यानी कि व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट, व्यू रचना जो शब्द है वो सेना से लिया गया है, यानी कि जो मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं उन्हें व्यू रचनात्मक व्यू की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये जो शब्द है ये सेना से लिया गया है। सेना के संदर्भ में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। प्रबंध के क्षेत्र में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो संस्था को प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है। अधिक व्यापक रूप में व्यू रचना से तात्पर्य उस योजना से हम कह सकते हैं जो किसी संस्था द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी, जटिल एवं गतिशील वातावरण में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अगला जो घटक है वो है नीतियाँ यानी कि पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, नीतियाँ वे पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें हैं जो निर्णयन में मार्गदर्शन करती हैं। ये वे सामान्य कथनों के विवरण हैं जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्णयन में मार्गदर्शन करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान कुंज ने नीतियों के बारे में कहा है कि नीतियाँ वे विवेकपूर्ण सामान्य कथन हैं जो निर्णयन के समय चिंतन का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो नीतियाँ बनाई जाती है, कंपनी कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो कंपनी के हित में तो वह इन्हीं नीतियों का पालन करती है। एक अच्छी नीति के बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि यह संस्था के उद्देश्यों से संबंधित होनी चाहिए, ये समझने योग्य शब्दों में लिखित रूप में होनी चाहिए, इसे भावी एवं वर्तमान कार्यों का आधार प्रस्तुत करना चाहिए, नीतियाँ हमेशा स्थायी होनी चाहिए, ये उचित एवं व्यवहारिक होनी चाहिए, यह कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। मतलब ये जो बिंदु हैं ये एक अच्छी नीतियों के लक्षण प्रकट करते हैं। सामान्य नीतियाँ 3 प्रकार की किसी भी कंपनी में अपनाई जाती है या संगठन के उद्देश्य हैं उसके आधार पर नीतियाँ होती हैं, जैसे कि सामान्य नीतियाँ, वृहद नीतियाँ, लघु या सूक्ष्म नीतियाँ। यानी कि जिस प्रकार का संगठन है उसके उद्देश्य हैं उसी प्रकार से इन पॉलिसीज़ को या इन नीतियों को अपनाया जाता है। अगला जो घटक है वो है कार्यविधियाँ यानी कि प्रोसीजर्स। सामान्य शब्दों में कार्यविधि किसी भी कार्य को करने हेतु निर्धारित की गई क्रमागत चरणों की श्रृंखला है, या अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कार्यविधि उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। स्टूडेंट्स, इनके जो अच्छी कार्यविधियाँ होती हैं, जो प्रोसीजर हैं काम करने के, उसके बहुत से लाभ भी हैं।
जैसे कि ये प्रबंधकों को बार बार निर्देश देने के दायित्व से मुक्त कर देती है। ये कार्यों के निष्पादन को सरल बनाती है। अच्छी कार्यविधियाँ कार्यों में एकरूपता को प्रोत्साहित करती हैं। ये संस्था के कार्यों में मनमानी को रोकती है। ये कार्यों को करने की गति में तीव्रता लाती है। ये अधिकार प्रत्यायोजन एवं कार्यों के नियंत्रण में सुविधा प्रदान करती है और ये कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी अभिवृद्धि करती है। मतलब ये सभी लाभ हैं एक अच्छी कार्यविधि को अपनाने के लिए। आगे हम बात करें तो फिफ्थ जो घटक पॉइंट है वो है प्रणाली या रीति, यानी कि मेथड। प्रणाली या रीति वह उपयोजना यानी कि सब प्लान है जो किसी कार्यविधि के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि कार्यविधि एवं प्रणाली में अंतर होता है। और ये क्या क्या अंतर होता है, जैसे कि योजना और उपयोजना। कार्यविधि एक योजना है जबकि प्रणाली एक उपयोजना है जो कार्यविधि के अंतर्गत ही निर्धारित की जाती है। दूसरा, अगर हम अंतर के आधार की बात करें तो वह है संख्या। एक कार्य के लिए एक कार्यविधि निर्धारित की जाती है जबकि एक कार्यविधि के लिए के अंतर्गत अनेक प्रणालियों की स्थापना की जा सकती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें अंतर के रूप में तो वह है क्षेत्र। कार्यविधि व्यापक होती है जिसमें एक कार्य को करने के क्रमागत चरणों की श्रृंखला होती है। दूसरी ओर प्रणाली में किसी कार्य के एक चरण को पूरा करने की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन होता है। और अगर हम अंतर में बात करें आगे तो उद्देश्यों के रूप में तो कार्यविधि का उद्देश्य कार्य को करने की एक समान प्रक्रिया निर्धारित करना है जबकि प्रणाली का उद्देश्य कार्य के प्रत्येक चरण को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का विकास करना है। अगला जो घटक है नियोजन का वो है नियम, यानी कि रूल्स। नियम कार्य या व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें या योजनाएं हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। ये वे मानदंड हैं जिसके अनुसार संस्था में कोई कार्य या व्यवहार किया अथवा नहीं किया जा सकता। इनका पालन नहीं करने पर या इनकी अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान भी होता है। वस्तुतः नियम केवल यह बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना। नियम किसी को भी अपने विवेक या इच्छा से निर्णय लेने की छूट नहीं देते। नियम किसी को भी निर्णय करने का विकल्प ही नहीं देते, बल्कि नियम तो केवल यह बताते हैं कि कोई कार्य या व्यवहार किया जा सकता है अथवा नहीं। ये वे भी बताते हैं कि ऐसा नहीं करने पर क्या दंड का प्रावधान है। स्टूडेंट, आगे अगर हम बात करें तो जो घटक पॉइंट है वो है प्रमाप, यानी कि स्टैंडर्ड। प्रमाप किसी भी कार्य का वह आदर्श स्तर है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि एक कर्मचारी से और उससे अपेक्षा की जाती है कि आपको इस स्टैंडर्ड तक कार्य करना है। अतः प्रमाप एक अपेक्षित निष्पादन या प्रमाप का स्तर है। इसी प्रमाप के आधार का कार्य निष्पादन या परिणाम की तुलना करना होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक विक्रयकर्ता द्वारा प्रतिदिन 1 लाख रुपए के कार्य आदेश प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। उसके लिए ये एक प्रमाप है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि आपको 1 लाख रुपए तक का सामान का विक्रय करना है या उसका कार्य आदेश प्राप्त करना है। इसी आधार पर उसके निष्पादन की तुलना की जाती है और उसके निष्पादन को अच्छा, बहुत अच्छा या निकृष्ट कहा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें घटक की तो वो है कार्यक्रम, यानी कि प्रोग्राम। कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध विवरण होता है जिनसे किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। इसका निर्माण संस्था की नीतियों में बताई गई मार्गदर्शक बातों के आधार पर किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान एलन ने कुछ कार्यक्रम के बारे में बहुत ही सटीक बात लिखी है कि कार्यक्रम प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया हुआ क्रियात्मक चरणों का वह अनुक्रम है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। अगला जो घटक पॉइंट है नियोजन का वो है बजट। स्टूडेंट्स, बजट वह योजना है जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह हम बात करें तो बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है, जिसमें निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है।
अगला जो इसका घटक पॉइंट है नियोजन का वो है अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स। अनुसूची वह योजना है जिसमें संस्था की विभिन्न क्रियाओं की संपन्न करने की समयावधि का उल्लेख होता है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें, अनुसूची एक समय सूची है जिसमें संस्था में की जाने वाली क्रियाओं को प्रारंभ करने एवं पूरा करने के समय का उल्लेख होता है। अनुसूची प्राय कार्यक्रम का ही अंग होता है। इससे प्रत्येक कार्य निर्धारित समय एवं क्रम में पूरा करने में सुविधा होती है। कार्यों में रोक, प्रवाह एवं निरंतर तो बनी रहती है, साथ ही कार्यों में विलंब को भी टाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स। स्टूडेंट्स, परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उपयोजना है। इस योजना में किसी कार्य के विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यविधियों, नियमों, बजट आदि को भी सम्मिलित किया जाता है ताकि इसे स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा सके। अगर बात करें कि परियोजना एक उपयोजना है जो किसी कार्य के विशिष्ट चरण से संबंधित होती है, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। विशेषताओं में हम बात करें तो पहला पॉइंट है यह एक अल्पकालीन उपनियोजन है। दूसरा पॉइंट है यह अनावर्ती योजना है जो उस विशेष चरण के समाप्त होते ही अनुपयोगी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है इसके अपने स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। फोर्थ पॉइंट है यह एक उपयोगी समयबद्ध योजना है। अगला है यह उपयोजना होते हुए अपने आप में पूर्ण होती है। और अगर हम लास्ट बात करें घटक की तो वह है रणनीतियाँ यानी कि युक्तियाँ, टैक्टिक्स। स्टूडेंट्स, रणनीति या युक्ति वह विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विरोधी या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई जाती हैं। युक्ति चतुरतापूर्वक कार्य करने की ऐसी योजना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, किंतु कोई भी युक्ति प्राय अल्पकाल में ही कभी कभी काम में लाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया योजना के कौन कौन से घटक या तत्व हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।